हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में। जैसे गुजरात के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है आज ही, तो इनके बारे में जानेंगे। क्यों लगातार अलग अलग राज्यों में और गुजरात में भी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, क्या क्या फैसले हुए उसमें, और दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुई है तो उसमें क्या क्या बातें हैं, वो इम्पॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशन के लिए। NIRF रैंकिंग जारी हुई है, अलग अलग संस्थान किस कैटेगरी में कौन सा संस्थान टॉप पे है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। बिटकॉइन को लेकर एक देश ने फैसला किया है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं जिस पर डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। लाइक बटन जोर दबाना और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को। पहला क्वेश्चन, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने शपथ ली है 13 सितंबर को? आंसर होगा भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ओके, इनको वैसे भूपेंद्र पटेल के नाम से जानते हैं और पूरा नाम इनका भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है। 15 जुलाई 1962 को इनका जन्म हुआ था। आचार्य देवव्रत हैं अभी गवर्नर गुजरात के, तो उन्होंने ही शपथ दिला दी है 13 सितंबर को मुख्यमंत्री पद पर। इससे पहले कौन थे मुख्यमंत्री? यहाँ पर विजय रूपाणी थे, जिन्होंने 11 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। तो अब भूपेंद्र पटेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अहमदाबाद जिले के घाल लोडिया सीट से चुनाव लड़ा था और विधायक बने। पहली बार वो विधायक बने और अब वो मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में विधायक बने थे पहली बार। और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं के कहने पर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इनको टिकट भी बीजेपी ने उन्हीं के कहने पर दिया था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में है, द हिंदू वगैरह वगैरह में ये सब बातें हैं। तो पहली बार विधायक बने और भूपेंद्र पटेल को अब बीजेपी ने राज्य की कमान सौंप दी है। और आपको बता दूँ इनके बारे में कि इससे पहले अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी AUDA के अध्यक्ष रह चुके हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी AMC की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और पूरे गुजरात की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी ऐसा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अगले साल चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, 2022 में विधानसभा चुनाव। ऐसे में माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की कवायद ये है। एक और बात कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने में 4 राज्यों में 5 चीफ मिनिस्टर बदल दिए हैं। जैसे गुजरात में विजय रूपाणी, उनको चेंज कर दिया गया। इसके बाद कर्नाटक में जो BS येदियुरप्पा थे पहले, उनको भी चेंज कर दिया गया। उत्तराखंड में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके बाद फिर बनाया गया तीरथ सिंह रावत को, उनको भी हटा दिया गया। असम में सर्बानंद सोनोवाल दोबारा चुनाव जीते थे, वहाँ के विधानसभा चुनाव, लेकिन इनको मौका नहीं मिला था। ओके, तो ये स्थिति है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि सरकारी जॉब न्यूज़ प्लेटफॉर्म से विजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीचर हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर, रेडियो, TV न्यूज़ चैनल्स, उन सब में करीब 2.5 दशक के काम का अनुभव है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों के काफ़ी जानकार हैं। आशा है कि आप सभी को उनसे अनुभव मिलेगा और वीडियो पसंद आएगा। उनका वीडियो वर्ल्ड व्यू के नाम से आएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम है उससे रिलेटेड कोशिश होगी डेली इवनिंग को आपको उनका वीडियो मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, उसके नए अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, तो इकबाल सिंह लालपुरा, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था तब इकबाल सिंह लालपुरा सक्रिय पुलिस अधिकारी थे। तो रिटायरमेंट के बाद इकबाल सिंह लालपुरा बीजेपी में शामिल हो गए थे और पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने सिख धर्म पर, दर्शन पर, सिख दर्शन पर कई सारी किताबें लिखी हैं, 14 किताबें लिखी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कुछ महीने पहले मैंने इस क्वेश्चन को भी दिया था, लेकिन उस समय ऐलान हुआ था औपचारिक रूप से अब इसको अपनाया गया है उस देश के द्वारा।
आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा क्योंकि बहुत चर्चित ये विषय है। आंसर होगा अल सल्वाडोर। ओके, अल सल्वाडोर ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि ये अल सल्वाडोर कहाँ पर है। सेंट्रल अमेरिकन ये कंट्री है। तो ये रहा वर्ल्ड मैप और सामने है प्यारा भारत। जब यहाँ से दूसरी ओर चलेंगे, ये अफ्रीका है, इसको पार करके ये उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है और ये सेंट्रल अमेरिका का देश है। ओके, तो यहीं पर ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है अल सल्वाडोर। जूम करते हैं इसे। अल सल्वाडोर इसी के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर करेंसी का दर्जा दे दिया है। ओके, हालांकि दूसरे कोई भी देश इसको लीगल टेंडर का दर्जा देने को तैयार नहीं है, जैसे भारत भी। भारत में आप उसको खरीद बिक्री कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे शेयर बाज़ार में कोई शेयर बिकता है, इसी तरह से आप बिटकॉइन को परचेज करते हैं और रखते हैं, लेकिन उस बिटकॉइन से आप कोई दूसरा सामान नहीं खरीद सकते हैं। ओके, हाँ, अमेरिका में कुछ कंपनियों ने ये कहा हुआ है कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इंडिया और दुनिया के बहुत सारे देशों ने, यहाँ तक कि अमेरिका में भी लीगल टेंडर नहीं है ये एक्चुअल में। तो ये अभी तक केवल बिटकॉइन जो है वो ये बिटकॉइन का सिंबल है। बिटकॉइन को अभी औपचारिक रूप से दुनिया में मान्यता नहीं है, लेकिन अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने की घोषणा कर दिया और ऐसा पहला देश बन गया। तो ओके, तो वहाँ पर अब वित्तीय लेन देन में या कोई अगर सामान खरीदना है तो उसमें भी बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकेंगे। और देश से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो बिटकॉइन को अपने देश में भेज सकेंगे। अल सल्वाडोर वहाँ पर उसकी जो मुद्रा है वो यूएस डॉलर है। अमेरिकी जो डॉलर है वही वो लोग उसको चलाते हैं। और उसकी जो अर्थव्यवस्था है अल सल्वाडोर की, वो मूलतः प्रेषण यानी रेमिटेंस पर निर्भर करता है। मतलब कि बाहर के देशों से जो लोग ये आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये रहा अल सल्वाडोर, एक बार फिर से मैंने मैप दिखाया। तो बाहर से जो लोग रकम भेजते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वहाँ से जो रकम भेजते हैं उसी पर ये निर्भर करता है। और पिछले साल की बात करें तो रेमिटेंस के तौर पर, यानी बाहर से जो रकम भेजी गई उसके तौर पर 6 अरब डॉलर मिले थे अल सल्वाडोर को। तो ये टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी जीडीपी है उसका 23% है। मतलब बहुत बड़ी रकम है जो बाहर से उसके पास आती है। जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो अपने हमवतन को यानी अल सल्वाडोर को भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कमीशन के तौर पर 40 करोड़ डॉलर खर्च हो जाता है। ओके, तो ये रकम बचाने की ये कोशिश अल सल्वाडोर ने की है। हालांकि ये जो वर्चुअल मनी है इसका इस्तेमाल करने पर बहुत सारे लोग और अलग अलग संगठन या यहाँ तक कि जो IMF है वो भी बहुत सख्त है, क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है। बहुत सारी समस्याएं भी हो गई हैं अल सल्वाडोर को, चूँकि बिटकॉइन को उसने अपना लिया है इस वजह से कि रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अल सल्वाडोर की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। और डॉलर में जारी बॉन्ड पर भी दबाव बन गया है, एक तरह से कहा जा रहा है। और बिटकॉइन को डॉलर का दर्जा एक तरह से दे दिया गया अल सल्वाडोर के द्वारा। तो ऐसे में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने जो कहा हुआ था कि हम सपोर्ट करेंगे करीब 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम का, वो भी अब उसने कहा है कि अब हम नहीं देंगे। ओके, तो एक बड़ी समस्या भी अल सल्वाडोर के पास आ रही है। लेकिन जो बिटकॉइन पर जो पैसे लगाते हैं उनके लिए तो खुशी की बात होगी। अल सल्वाडोर, उसकी राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। ओके, मुद्रा US डॉलर है। राष्ट्रपति कौन है? तो नायब बुकेले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि 2021 का टोटल जो करंट फोर्स है अब तक का, उसका अपडेट वर्जन 14 सितंबर को अवेलेबल हो जाएगा मॉर्निंग को, तो आप देख सकते हो। और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है वो अपडेट कैसे लें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर चला जाएगा और आप लोगों के एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आएगा। ज़रूर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकता है अब तक आ गया होगा। क्वेश्चन लेते हैं
NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा इसका IIT मद्रास। ओके, IIT मद्रास पहले स्थान पर है। टॉप 5 देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रैंकिंग है। तो पहले स्थान पर IIT मद्रास है जो कि तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पर है IISc बेंगलोर में। तीसरा स्थान पे IIT बॉम्बे है। फोर्थ पे है IIT दिल्ली और फिफ्थ रैंक पे है IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में। ओके, NIRF ये इम्पॉर्टेंट एक रैंकिंग है। हर साल ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो लिस्ट जारी करता है। ये केंद्र सरकार का एक संगठन है जो कि रैंकिंग करता है। एक सवाल उठता है कि इस रैंकिंग की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी अलग अलग रैंकिंग होती है, जैसे दी है, टाइम्स की रैंकिंग है, इसके अलावा और भी रैंकिंग है। देखिए, रैंकिंग होने से क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा आती है, कंपटीशन की भावना आती है कि हम किस कैटेगरी में हम पिछड़ रहे हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए क्या करें, वो सब इससे पता चलता है। ओके, तो सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, शैक्षणिक संस्थान, इन सब के परफॉर्मेंस पर ये रैंकिंग तय होती है। 2016 में हालांकि 4 ही कैटेगरी थी, फिर धीरे धीरे ये बढ़कर अब टोटल 11 कैटेगरी हो गई है। अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे आप देख रहे हैं, एक ओवरऑल कैटेगरी होती है, दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी इंजीनियरिंग, फिर मैनेजमेंट कैटेगरी है, फार्मेसी कैटेगरी है, कॉलेज कैटेगरी है, मेडिकल कैटेगरी है, लॉ कैटेगरी है, आर्किटेक्चर कैटेगरी है, डेंटल कैटेगरी है और रिसर्च कैटेगरी है। तो इन सब के आधार पर अलग अलग रैंकिंग जारी होती है। तो पहला जो क्वेश्चन अभी आपने देखा वो ओवरऑल कैटेगरी के आधार पर था। तो इसमें 5 तरह के पैरामीटर होते हैं। इस रैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इसकी घोषणा तो सितंबर 2015 में हुई थी और पहली रैंकिंग 2016 में जारी की गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड फटाफट लेंगे। क्वेश्चन होगा, NIRF 2021 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात हो रही है। आंसर होगा IISc बेंगलुरु। ओके, टॉप 5 संस्थान है वो आप देख रहे हैं। IISc फर्स्ट है, सेकंड पे JNU है, थर्ड पे BHU है, फोर्थ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है और फिफ्थ पे अमृता विश्वविद्यापीठम है, ये कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन होगा, NIRF रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा? कॉलेज की बात हो रही है, देश भर के सबसे बेहतरीन कॉलेज कौन से हैं? आंसर होगा मिरांडा हाउस, ये दिल्ली में है। और टॉप 5 कौन कौन से हैं? मिरांडा हाउस, इसके अलावा सेकंड स्थान पर है लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में, तीसरा स्थान पर है लोयोला कॉलेज, ये तमिलनाडु में है, फोर्थ स्थान पे है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता और फिफ्थ पे है RKVM वेस्ट बंगाल में। ओके, इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं ये सब, जो बेहतरीन कॉलेज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, NIRF 2021 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? मैनेजमेंट कैटेगरी की बात हो रही है। आंसर होगा IIM अहमदाबाद, ये देश का सर्वोत्तम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ओके, टॉप 5 फटाफट देख लेते हैं। तो IIM अहमदाबाद फर्स्ट पे हो गया, सेकंड पे IIM बेंगलोर है, थर्ड पे है IIM कलकत्ता, फोर्थ पे IIM कोझिकोड है और फिफ्थ पे है IIT दिल्ली, यहाँ भी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, NIRF 2021 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात हो रही है। आंसर होगा IIT मद्रास। ओके, ये ओवरऑल में भी नंबर 1 रहा और इसमें भी इंजीनियरिंग में भी ओवरऑल रहा है। टॉप 5 कौन कौन से हैं फटाफट? IIT मद्रास फर्स्ट पे है, IIT दिल्ली सेकंड पे है, IIT बॉम्बे ये थर्ड पे है, IIT कानपुर है फोर्थ पे और IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल फिफ्थ पोजीशन पे है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हो सकता है ये फटाफट मैं बता रहा हूँ तो ये सारा याद ना रहे, तो पूरा मैंने जो पूरा वीडियो बनाया मैंने उसका PDF भी दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, NIRF 2021 मेडिकल कैटेगरी में कौन सा संस्थान टॉप पे है? आंसर होगा एम्स दिल्ली। ओके, और फटाफट देख लेते हैं कि टॉप 5 कौन कौन से हैं। तो एम्स दिल्ली फर्स्ट है, सेकंड पे PGIMER चंडीगढ़, थर्ड पे है CMC वेल्लोर तमिलनाडु, फोर्थ पे निमहैंस है बेंगलोर में और फिफ्थ पे है SGPGIMS उत्तर प्रदेश में। ये फटाफट बता रहा हूँ, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे।
तो आप PDF देख लेना, मैंने पूरा लिस्ट ये सब कुछ दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, फ्री में है, वो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। NIRF 2021 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ओके, टॉप 5 जो लॉ के इंस्टीट्यूट हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो NLSIU, ये तो हो गया नंबर 1। उसके अलावा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, ये हैदराबाद में। 4th है WBNUJS कोलकाता में, और 5th पे IIT खड़गपुर। लॉ में भी IIT आगे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। NIRF 2021 रैंकिंग में आर्किटेक्चर कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIT रुड़की। IIT छा गया है ऑल ओवर में, ओके, और सब अलग अलग कैटेगरी में भी। टॉप 5 कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पे है IIT रुड़की, ये आर्किटेक्चर की बात हो रही है। सेकंड पे है NITC केरला, थर्ड पे है IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल, 4th पे है SPS न्यू दिल्ली, और 5th पे है CPET यूनिवर्सिटी, ये अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2021 रैंकिंग में डेंटल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा MCODS कर्नाटका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये कैटेगरी है फार्मेसी। फार्मेसी में कौन है टॉप पर? आंसर होगा इसका जामिया हमदर्द दिल्ली। ओके, जामिया हमदर्द दिल्ली जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब है रिसर्च कैटेगरी। रिसर्च कैटेगरी में कौन सा संस्थान टॉप पर है? रिसर्च कैटेगरी की बात हो रही है, आंसर होगा IISc बेंगलुरु। यहाँ पर रिसर्च शानदार होते हैं, जो भी तमाम देश भर के इंस्टीट्यूट हैं उन सब में। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि जो टॉप 11 जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से टॉप पर हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ओवरऑल में IIT मद्रास है नंबर 1, यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु है नंबर 1, इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT मद्रास नंबर 1 है, मैनेजमेंट श्रेणी में IIT अहमदाबाद नंबर 1 है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ये नंबर 1 है, कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस जो दिल्ली का है वो है नंबर 1 संस्थान, मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली है, लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु है, आर्किटेक्चर में IIT रुड़की है, डेंटल में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस है, और रिसर्च में IISc बेंगलुरु है। तो ये सब देश के टॉप बेहतरीन संस्थान हैं। सरकार की ये कोशिश है कि इसके थ्रू कंपटीशन की भावना आए, और अभी जो हम लोग पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पिछड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल से टॉप 50 में स्थान आ पाता है, तो इसलिए आगे हम बेहतर करें और टॉप 10 में हम बेहतर रैंकिंग ला सकें, ये सब टारगेट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कौन सा संस्करण था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? आंसर होगा 13वां, ओके, 13th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, 9 सितंबर को आयोजित हुआ, और इसमें सभी ब्रिक्स कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो सब जुड़े थे। यहाँ पर कौन कौन जुड़े? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा। तो ये सब शामिल हुए, ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन बातचीत हुई। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ओके, तो ये मीटिंग हुई है वर्चुअली इस तरीके से। तमाम जो नेता थे पांचों जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के, तो उसके लीडर्स आमने सामने बैठे वर्चुअली। ओके, संयुक्त घोषणा भी हुई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल,
उसके सहित संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं उनमें सुधार किया जाए। जैसे इंडिया दावेदार है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर इंडिया को बनाया जाए। तो बात परमानेंट मेंबर की नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि यूएनएससी सहित जो संयुक्त राष्ट्र के तमाम अंग हैं, अलग अलग संगठन हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के हालात पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा म्यांमार, जहाँ पर सैन्य शासन है इस वक्त, इसके अलावा सीरिया में जो संघर्ष चल रहा है, कोरियाई प्रायद्वीप में जो तनाव है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो टेंशन है, उन सब विवादों को उठाया गया। ओके, अफगानिस्तान में स्थिर और समावेशी अंतर अफगान वार्ता का भी आह्वान किया गया। ठीक है, और आपको बता दूं कि तीसरी बार है जब भारत ने अध्यक्षता की है। 2012-2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता इंडिया को मिली थी, और सेकंड बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की है। ओके, इससे पहले 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में सितंबर 2021 को द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ, तो उसका नाम बताएं, क्या नाम था? आंसर होगा सिम्बैक्स 2021। ओके, ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इंडियन नेवी का ये हेलीकॉप्टर है और एक फ्लैग है सिम्बैक्स 2021 का, जो कि घुमाया जा रहा है। ओके, तो ये समुद्री अभ्यास है, कहाँ पर आयोजित हुआ? अंडमान सी में हुआ है, और इसकी शुरुआत हुई थी वैसे तो 1994 में, 1994 में, और 2021 में इस वक्त अभी ये 2 से 4 सितंबर को आयोजित किया गया है। मेज़बानी भारतीय नौसेना ने की है, और भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल जो पोत है INS रणविजय, इसके अलावा और भी कई सारे P-8I ये सब एयरक्राफ्ट, इन सब ने हिस्सा लिया। और सिंगापुर की ओर से कई युद्धपोत थे, इसके अलावा F-16 जो लड़ाकू विमान है, उसने भी इसमें हिस्सा लिया। उद्देश्य क्या है इसका? तो अभ्यास का यही उद्देश्य होता है कि दोनों देशों के बीच में जो रक्षा संबंध है वो और मजबूत हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन यानी ALUAV, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, या फिर कहें समझौते को रिन्यू किया है? आंसर होगा अमेरिका, USA। ओके, अमेरिका ने इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट किया है, और दोनों देश मिलकर ये UAV बनाएंगे, खास तरह का ड्रोन बनाएंगे। 30 जुलाई को साइन हुआ, हालांकि काफ़ी देर बाद यानी सितंबर में ही इसके बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है। हालांकि पहला समझौता जो हुआ था वो 2006 में हुआ था, उसके बाद 2015 में इसका नवीनीकरण हुआ था, अब फिर से रिन्यू किया गया है। DTTI यानी द्विपक्षीय रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल, इसके तहत किया गया। तो ये क्या है ALUAV? देखिए, अभी तक तो ड्रोन जो आप देखते होंगे वो ड्रोन तो रनवे से उड़कर और आसमान में जाता है, लेकिन अब बात ऐसे ड्रोन की हो रही है जो कि हवा से ही लॉन्च कर दिया जाए, जैसे कि हवा से मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है बड़े बड़े एयरक्राफ्ट से, इस तरीके से। तो जैसे यहाँ से एक ड्रोन यहाँ से निकला उछलकर और ये चला गया, इसी तरह से यहाँ से निकला और एक ये चला गया। तो इस तरह के ड्रोन की परिकल्पना की जा रही है, और कुछ देशों ने बनाया है ऐसा। तो इस तरह के ड्रोन बनाए जाएंगे ताकि ढेर सारे ड्रोन यहीं से हवा से ही चलाए जाएं, और उस अगर कहीं हमला करना है तो वहाँ हमला कर पाएँ। तो ऐसे में क्या होगा, जिस देश पर हमला करना है या जिस ठिकाने पर हमला करना है वहाँ अचानक से बहुत सारी बमबारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन होंगे, उसमें बहुत सारी मिसाइलें लगी होंगी, तो वो बहुत विनाशकारी स्थिति कर देंगे दुश्मन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय को एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर होगा GC मुर्मू। कौन है वो? CAG हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, तो उनको चेयरमैन चुन लिया गया है 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 सितंबर। 9 सितंबर को मनाया जाता है। मकसद यही है कि हिमालय से लोगों को जोड़ना, ओके,
और ये 9 सितंबर को खासतौर पर उत्तराखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और राज्य सरकार भी मनाती है बहुत खुश से। उत्तराखंड की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, अभी हाल ही में बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत ने किस वित्तीय संस्थान के साथ $300 मिलियन के लोन का समझौता किया है? कौन सा संस्थान है इनमें से? आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, इससे पहले भी भारत ने एडीबी से अगस्त 2019 में 200 मिलियन का कर्ज लिया था महाराष्ट्र के लिए ही, वहाँ की सड़कों और जो पुल हैं, ग्रामीण पुलियाँ छोटे छोटे, उन सबको में सुधार लाने के लिए। ओके, तो अब 300 करोड़ रुपए फिर से लिए जा रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। महाराष्ट्र की बात हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD किसे बनाया है? आंसर होगा निर्लोभ सिंह राय। ओके, इससे पहले वो यहीं पर निदेशक थे, डायरेक्टर पद पर थे। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड काम करता है। देश का एक इम्पॉर्टेंट संस्थान है भारत सरकार का। मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 सितंबर। ओके, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित दिवस है और ये जो दिवस है दक्षिण कहने का मतलब हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर वाले जो देश हैं उनके बारे में बात हो रही है। जैसे इस लाइन के जो नीचे के कंट्री हैं जितने, ये उन सब की बात हो रही है। ऐसे सामान्य तौर पर माना जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध के जो कंट्री हैं ज़्यादातर वो सब अमीर हैं, काफ़ी अमीर हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध के हैं वो थोड़े कम संपन्न हैं। तो उनको बेहतरी कैसे किया जाए और उनके लिए उनकी उन्नति के लिए क्या काम किया जाए, ये सब जो देश हैं ख़ास तौर पर, तो इसके लिए ये आयोजित किया जाता है दिवस। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पूरा इस वीडियो का जो PDF है डिटेल नोट्स के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो गया है।